सब कुछ धीरे धीरे गलत होने लगा, एक एक पीस करके। और ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी र्यूमर से जो मैंने रिच डिस्ट्रिक्ट में सुन ली थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, उस दिन मैं डिलीवरी के बीच में था, तभी ये सब हुआ। गलती से मैंने कुछ ऐसा सुन लिया जो सीधा ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल से रिलेटेड था। ऑर्डर अर्जेंट मार्क किया गया था। मेरे ट्रक में क्या लोडेड था? सोलर पैनल्स, ब्लास्ट प्रूफ डोर्स और रीइंफोर्स्ड ग्लास। पर अजीब बात सिर्फ इतनी नहीं थी। सबसे बड़ा रेड फ्लैग था इंडस्ट्रियल ग्रेड सीवेज प्यूरिफिकेशन पंप। क्लाइंट का मैंशन माउंटेन साइड में बना हुआ था, एक एक्सक्लूसिव जोन में। नीचे रिवर का व्यू और पानी सीधा अर्थ से आता था, फ्रेश स्प्रिंग वाटर। उनके पास ऑलरेडी एक मैसिव अंडरग्राउंड फिल्ट्रेशन सिस्टम था। पानी बिल्कुल प्योर था और उनके पंप्स भी टॉप क्लास थे। तो फिर मेरे ट्रक में जो पंप्स थे वो बिल्कुल अननेसेसरी थे। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा मेरे आगे ट्रक्स की एक लंबी लाइन लगी हुई है। एक्सपीरियंस से मैं समझ गया इतना ज्यादा कार्गो होना नॉर्मल नहीं है, और जो चीजें आ रही थी वो भी काफी अजीब मिक्स थी। डेली एसेंशियल्स, बड़े बड़े फूड क्रेट्स और ब्रांड न्यू फर्नीचर तक। मैं ट्रक से उतर गया, पीछे वाले ड्राइवर को सिगरेट जला के दी और बात करने लगा। वो हंसता हुआ बोलता है, बड़े लोग होना भी मस्त होता होगा ना, इतना सामान है कि विला में ही शॉप खोल लें। मैं भी हंसता हूँ, पर अंदर से एक अजीब सा अनईजी फीलिंग आने लगती है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ और बोलता उससे पहले ही मुझे अचानक रेस्टरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। मैं अनलोडिंग देखते हुए उस ड्राइवर के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, थोड़ी देर देख लेना। रिच डिस्ट्रिक्ट में सब लग्जरी था, पर आउटसाइडर्स के लिए कुछ नहीं। काफी घूमने के बाद फाइनली मुझे एक पब्लिक रेस्टरूम मिलता है, एक कोने में छुपा हुआ। काम खत्म करने के बाद रियलाइज होता है अब वापस जाने के लिए लंबा डिटोर लेना पड़ेगा। मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, तभी मेरी नजर पड़ती है। दो आदमी गार्डन के पीछे खड़े हैं। उनमें से एक मैंशन का ओनर था और वो किसी से आर्ग्यू कर रहा था। दोनों ट्रक्स की तरफ देख रहे थे, फुल सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। मैं चुप हो जाता हूँ, सांस कंट्रोल करता हूँ और धीरे से शैडो में छुप के उनके पास जाता हूँ। मुझे सुनना था, क्या इतना इंपॉर्टेंट है? ओनर पूछता है, एंटीडोट बनाने में कितना टाइम लगेगा? दूसरा आदमी बोलता है, कम से कम आधा महीना और लगेगा। फिर वो बोलता है, वैसे भी हमें एक सिक्योर बेस मिल चुका है, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। ओनर थोड़ा गुस्से में बोलता है, अपने घर को फोर्ट्रेस बनाने पे क्यों जिद कर रहे हो? तुम प्रॉब्लम खुद बुला रहे हो। फिर थोड़ा रुक के बोलता है, वैसे भी एक टिकट का प्राइस पता है? 10 मिलियन पेसोज, और वहां कंडीशंस और भी खराब हो सकती हैं। फिर कॉन्फिडेंटली बोलता है, अपने घर जैसा कंफर्टेबल कुछ नहीं होता। और थोड़ा ठंडा सा हंस के बोलता है, चाहे ज़ॉम्बीज कितने भी स्ट्रांग हो, मेरे वॉल्स के अंदर नहीं आ सकते। बुलेट प्रूफ ग्लास को वो तोड़ नहीं सकते। ज़ॉम्बीज? क्या मैंने सच में ये वर्ड सुना? मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए, पूरी बॉडी में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। अगर ये बात मैंने कहीं और सुनी होती तो मैं हंसता और इग्नोर कर देता, पर ये जगह अलग थी। ये सिटी का सबसे रिच एरिया था और ये लोग एलीट थे। ये इन्फॉर्मेशन सीधा टॉप से आ रही थी। चाहे कितनी भी absurd लगे, मुझे इसे सीरियसली लेना ही था। मुझे इस पर बिलीव करना ही था। मैं तुरंत वापस ट्रक्स की तरफ भागता हूँ। वहां पहुंच के देखता हूँ मेरा ट्रक ऑलरेडी अनलोड हो रहा है। वही ड्राइवर मेरे पास आता है, शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, तू नहीं था तो मैंने हेल्प कर दी। ऑलमोस्ट अनलोड हो गया है। मैं बस हल्का सा नॉट करता हूँ। दिमाग अभी भी उस बात में उलझा हुआ था। मैं कैब में चढ़ने वाला होता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। उसकी तरफ मुड़ के बोलता हूँ, आज पैसे मिलते ही राशन, पानी जो मिले सब ले लेना और जितना हो सके घर के अंदर रहना। मैं उससे सब कुछ नहीं बता सकता था, बस इतना ही बोल सकता था, बिना खुद को मुसीबत में डाले। क्रू ने अनलोडिंग कंप्लीट कर दी और पेमेंट तुरंत मेरे फोन में आ गया। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, सीधा ट्रक घुमा के रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट से निकल गया। अब मैं कैलकुलेट कर रहा था मेरी लाइफ सेविंग्स प्लस बैंक से जितना क्रेडिट निकाल सकता हूँ। ज्यादा नहीं था पर जीरो भी नहीं, टोटल 2 लाख पेसोस। मैं सर खुजाता हुआ सोच रहा था, ये 2 लाख पेसोस तो उस कार्गो की वैल्यू के आसपास भी नहीं है जो मैं अभी डिलीवर करके आया हूँ। तभी एक आइडिया फ्लैश होता है। सप्लायर को तो असली सिचुएशन का कोई आइडिया ही नहीं है। मेरे दिमाग में एक परफेक्ट प्लान बनने लगता है। मैं तुरंत सप्लायर को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ, यहाँ पास में एक और हाउस है, सेम ऑर्डर चाहिए अर्जेंटली। फिर कैजुअली बोलता हूँ, मैं खुद पिक कर लूंगा, बस प्रीवियस क्लाइंट के टैब में ऐड कर देना। सप्लायर बिना कुछ पूछे तुरंत मान जाता है। वो बोलता है, सीधा वेयर हाउस आ जाओ, सब रेडी करा देता हूँ। वाटर पंप्स, सोलर पैनल्स, सब कुछ। ये सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं थे, बल्कि इतने रेयर थे कि बाद में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। मुझे ये ट्रिप फुल यूज करनी थी। मेरे पास कैश लिमिटेड था, तो जो भी खर्च करना था सिर्फ एसेंशियल्स पे। बिग आइटम्स फिक्स करने के बाद अब बारी थी रियल सर्वाइवल सप्लाईज की। मैं सीधा एक ह्यूज होलसेल सुपरमार्केट पहुंचता हूँ। ये वही जगह थी जहां बल्क में सामान मिलता है और सस्ता भी। सबसे बड़ी बात, मैं अपना ट्रक अंदर ले जा सकता था बिना किसी अटेंशन के। मैं शिफ्ट मैनेजर को ढूंढता हूँ और सीधा लिस्ट पकड़ा देता हूँ। मैं बोलता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करो, पेपर टॉवल्स, नैपकिन्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, हर एक के 30 बॉक्सेस। फिर वाटर जग्स, पोर्टेबल बैटरीज, रबिंग अल्कोहल, डिसइंफेक्टेंट्स।
सप्लीमेंट्स, सब कुछ बल्क में। मैं हर चीज ज्यादा ले रहा था क्योंकि अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सच में आया तो लाइफ बहुत जल्दी अगली होने वाली थी। अब फूड सेक्शन, मैं पिकी नहीं हो सकता था। इंस्टेंट सूप रिजेक्ट क्योंकि उसमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती। राइस बेस्ट ऑप्शन था। मैं 20 किलो राइस उठाता हूँ। फिर नूडल्स, ब्रेड और एग्स 50 बॉक्सेस ईच। कैंड फ्रूट्स और मीट्स लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ वाले 20 बॉक्सेस ईच। फिर और ऐड करता हूँ 300 किलो राइस, 200 किलो फ्लावर, 10 बॉक्सेस सोय और व्हीट। अब लॉन्ग टर्म स्टोरेज आइटम्स, ड्राई वुड ईयर मशरूम्स, ड्राइड शीटाके, क्योर्ड हैम। मैं बोलता हूँ ये सब 25-25 किलो पैक करो। फिर फ्रीज ड्राइड वेजिटेबल्स 25 किलो और चॉकलेट का एक पहाड़। एनर्जी के लिए शुगर जरूरी थी। मैं ऑर्डर करता हूँ इसके 5 बॉक्सेस और विटामिन टैबलेट्स के 2 बॉक्सेस। अब मेरी नजर पड़ती है बियर और सोडा लिस्ट में। मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। पैसे लिमिटेड थे और मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए भी लेना था। हर एक पैसा इंपॉर्टेंट था। तभी एक यंग क्लर्क मुझे देखता है और बोलता है, सर न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 20 केस लो तो 30% डिस्काउंट मिलेगा। मैं एक सेकंड के लिए सोचता हूँ, फिर अंदर से एक थॉट आता है, अपोकलिप्स में भी थोड़ी खुशी जरूरी होती है। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और बोलता हूँ 5 बियर, 5 कोक, 5 ऑरेंज जूस, फिर ऐड करता हूँ और 5 कोकोनट वाटर भी। ये मेरी माँ का फेवरेट था। एंड में स्नैक्स, चिप्स, स्पाइसी स्टिक्स, कुकीज, जब तक ट्रक लिटरली फुल ना हो जाए। जब मैं उस ट्रक को देखता हूँ पूरा भर चुका था, तब पहली बार थोड़ा सा पीस फील होता है। क्लर्क बिल देता है स्माइल के साथ, टोटल 47,000। मैं पेमेंट करता हूँ अंदर से टेंशन के साथ, बस यही होप करता हूँ कि रिमेनिंग पैसे काफी होंगे। वहां से निकलते ही मैं सीधा सबसे बड़ी फार्मेसी की तरफ ड्राइव करता हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स की रेगुलर मेडिसिन, फिर ऐड करता हूँ एंटी इन्फ्लेमेटरीज, कोल्ड मेडिसिन, डाइजेस्टिव एड्स। काउंटर पे बोलता हूँ आयोडीन, गॉज, बैंडेजेस सब पैक करो। फिर विटामिन, कैल्शियम टैबलेट्स, क्योंकि एक बार इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। फूड और बेसिक सप्लाई सिक्योर हो चुकी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, डिफेंस। मेन सीधा एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर स्टोर गया जहां मैं पहले डिलीवरीज करता था। ओनर मुझे अच्छी तरह जानता था, इसलिए काफी चीजें जो नॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड होती हैं मेरे लिए इजीली अवेलेबल थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, चेन सॉ ले जा, हैवी ड्यूटी मॉडल है। मैं उस मशीन को हाथ में उठाता हूँ, भारी, पावरफुल, और जैसे ही वो ब्लेड घूमेगा ये सिर्फ टूल नहीं, एक लीथल वेपन बन जाएगा। उस वक्त मुझे क्लियर समझ आ गया, जब दुनिया खत्म होगी ये मेरा सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल होगा। मैं ओनर से बोलता हूँ, मेरे एरिया में पोचर्स और वाइल्ड बोर्स का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक बहाना था। इस एक्सक्यूज पे मैं 30 हैवी ड्यूटी एनिमल ट्रैप्स खरीद लेता हूँ, साथ में स्क्रूज और एक पावर ड्रिल भी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा घर अब नॉर्मल घर नहीं रहने वाला था, उससे एक फोर्ट्रेस बनाना था। पेमेंट सेटल करने के बाद ओनर फ्री में स्टील वायर और नेल्स भी दे देता है। मैं उसका शुक्रिया करता हूँ और सब कुछ ट्रक में लोड करके निकल पड़ता हूँ। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्लियर था, मेरा गाँव, मेरा पुराना फार्म हाउस जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते थे। अपोकलिप्स में कोई जगह ट्रूली सेफ नहीं होती, पर कम पॉपुलेशन वाली जगह बेस्ट चांस होती है सर्वाइव करने का, और मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा विलेज माउंटेन्स के बीच छुपा हुआ था, स्पार्स पॉपुलेशन और चारों तरफ डेंस बैम्बू फॉरेस्ट, एक नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा। मैं ट्रक को जोर से यार्ड में रिवर्स करता हूँ। इंजन की आवाज सुनते ही मेरे पेरेंट्स घर से बाहर दौड़ते हुए आते हैं। मैं ट्रक पार्क करता हूँ, इंजन बंद करता हूँ और सीधा उनकी तरफ भागता हूँ। मैं उन्हें जोर से गले लगा लेता हूँ। मेरा पूरा बॉडी कांप रहा था और उस मोमेंट पे फाइनली मुझे रिलीफ फील होता है। उन्हें लगता है मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। वो प्यार से मेरी पीठ थपथपाते हैं। जब मैं थोड़ा नॉर्मल होता हूँ मैं उन्हें बिठाता हूँ और सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। मेरे पेरेंट्स सिंपल लोग थे, उन्होंने ज़ॉम्बी वर्ड तक कभी नहीं सुना था। वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड मेरी बातों से। मेरी माँ बिना समझे भी कबर्ड से फैमिली सेविंग्स बुक निकाल के लाती है और मेरे हाथ में रख देती है। वो बोलती है, हमें समझ नहीं आ रहा, पर कल तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा चलेंगे। मैं उस बुक को टाइट पकड़ता हूँ और सिर्फ एक बार डिसाइड करता हूँ, अब गलती की कोई जगह नहीं है। उस रात मैं और पापा मिलकर ट्रक अनलोड करते हैं, हैवी सामान। लगभग 4 घंटे लग जाते हैं और हम दोनों पसीने से भीग जाते हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। हमारे 2 फ्लोर वाले घर का एक एडवांटेज था, स्पेस। सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम छोड़ के बाकी रूम्स मोस्टली एम्प्टी थे। पहले वो बस जंग के लिए यूज होते थे, पर अब वो परफेक्ट स्टोरेज बन गए। मैंने जो भी सप्लाईज लाई थी सब वहीं फिट हो गई। जब हम अनलोड कर रहे थे मैं माँ को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ। मैं बोलता हूँ, सारे वाटर ड्रम्स एक रूम में अरेंज करो। हमने फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट पाइपलाइन सेकंड फ्लोर तक कनेक्ट की और मैं हर ड्रम को आधा फिल करने लगता हूँ। प्लान सिंपल था, जब प्योरिफिकेशन पंप आएगा हमें बॉटल्ड वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अनलोडिंग के बाद मैं पूरा पेरीमीटर चेक करता हूँ। बैकयार्ड के पीछे डेंस बैम्बू फॉरेस्ट था, परफेक्ट कवर, कोई इजीली देख नहीं सकता। फेंस के नीचे चिकन कूप था जो अब हमारी लाइफलाइन बनने वाला था। एग्स, मीट, सर्वाइवल के लिए सब कुछ। उसके साइड में एक छोटा सा वेजिटेबल पैच भी था। अभी छोटा था पर पोटेंशियल बहुत था। मैं पापा से बोलता हूँ, हमें सेटअप चेंज करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ सारे चिकन्स को पुराने अबैंडन्ड पिग्स्टाई में शिफ्ट करते हैं। वो जगह हिडन थी और नेचुरली साउंड प्रूफ भी। फिर बोलता हूँ, और जो कूप खाली होगा उसमें वेजिटेबल गार्डन एक्सपैंड करेंगे। मेरे पेरेंट्स असली फार्मर्स थे, उनके पास बेस्ट क्वालिटी सीड्स थे, हाई जर्मिनेशन रेट वाले। अब जब सारी चीजें रेडी हो चुकी थी, हमारा
हमारा सर्वाइवल प्लान फाइनली शेप लेने लगा, पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, सिक्योरिटी। मैं और पापा मिलकर प्लान बनाते हैं, पेरीमीटर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हम डिसाइड करते हैं वॉल के ऊपर इलेक्ट्रिक फेंस लगाएंगे ताकि कोई जंप करके अंदर ना आ सके। फिर मैं बोलता हूँ हर एक विंडो को रीइंफोर्स करेंगे और फ्रंट डोर वो रिप्लेस होगा ब्लास्ट प्रूफ प्लेटिंग से, वही लेवल जो सिर्फ बड़े टाइकून्स के पास होता है। और लास्ट लेयर ऑफ डिफेंस मैं प्लान बताता हूँ, डोर के सामने एनिमल ट्रैप्स लगाएंगे और उन्हें मिट्टी के नीचे छुपा देंगे। मैं बैठ के पैसे कैलकुलेट करता हूँ, मेरी सेविंग्स और पेरेंट्स का बैंक बैलेंस सब मिला के काफी था, सब कुछ कवर हो सकता था। पर फिर भी उस रात मैं एक सेकंड भी नहीं सो पाया। बेड पे इधर उधर पलट रहा था, दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, कहीं मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं कर दी। सुबह हो गई और मेरी आंखों ने एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लिया था। जब मैं उठा, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, उनके चेहरे पे भी वही टेंशन, वही डर, और उस मोमेंट पे मेरे अंदर एक हैवी इमोशन उठता है। ब्रेकफास्ट क्विक और साइलेंट होता है, हवा में एंजाइटी क्लियरली फील हो रही थी। मैं और पापा निकल पड़ते हैं हैवी इक्विपमेंट लेने, वाटर पंप, सोलर पैनल्स, आर्मर्ड डोर्स। वापस आते वक्त हवा अजीब लग रही थी। सिटी को देख के सब नॉर्मल, सब जिंदा, सब यूजुअल। और तब एक डाउट स्ट्राइक करता है, क्या मैंने गलत सुना था या ये सब बस एक रूमर था? पापा मेरी तरफ देखते हैं, उन्हें मेरी टेंशन समझ आ जाती है। वो हल्का सा हंसते हैं और बोलते हैं, पैसे बचे हैं क्या? फिर बोलते हैं, चलो सुपरमार्केट चलते हैं, तुम्हारी माँ के लिए हेयर डाई लेना है। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे, मैं ऑलमोस्ट ट्रक कंट्रोल से बाहर ले जा रहा था। पापा नॉर्मल टून में बोलते हैं, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, जीना तो पड़ेगा। फिर धीरे से बोलते हैं, कुछ छोटा सा ले आते हैं, तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी। और वो सही थे, आने वाले दिन और भी टफ होने वाले थे। मैं रिमेनिंग पैसे कैलकुलेट करता हूँ और फिर एक डिसीजन लेता हूँ। मैं एक्सपेंसिव फ्रेश फूड उठाता हूँ, चेरीज, स्ट्रॉबेरीज, वो चीजें जो हम नॉर्मली अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फ्रेश सी फूड तक। ये सब स्टोर करने के लिए नहीं था, ये बस लास्ट 2 दिन एंजॉय करने के लिए था। जब हम घर लौटते हैं, मैं सब सामान माँ को देता हूँ। वो मुस्कुराती हैं, एक सिंपल पर प्योर स्माइल, और उस मोमेंट पे सब कुछ वर्थ लगता है। रेस्ट लिए बिना हम तीनों काम में लग जाते हैं। सोलर पैनल्स इंस्टॉल, वाटर पंप सेट। पंप इजी था, पर रीइंफोर्स्ड डोर्स पूरे हेडेक। अटेंशन अवॉइड करने के लिए मैं सिक्योरिटी बार्स खुद हैंडल करता हूँ। पापा लास्ट डोर फ्रेम और इलेक्ट्रिक फेंस पे काम करते हैं। 2 दिन कंटिन्यूस काम, और फाइनली नेबर्स की क्यूरियोसिटी पीक पे पहुंच जाती है। एक आंटी हाथ में सनफ्लावर सीड्स लेके आती हैं और हमें काम करते हुए देखने लगती हैं। मैं पसीना पोंछता हूँ और सीधा उनकी आंखों में देख के बोलता हूँ, सच बोलूं तो मेरी गर्लफ्रेंड है अब। फिर थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलता हूँ, न्यू ईयर पे आ रही है, इसलिए घर थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। आंटी मिस्चीवियस लुक देती हैं और फाइनली वहां से चली जाती हैं। जब तक फेंस कंप्लीट होता है, 5 दिन बीत चुके होते हैं। मेन डोर, इलेक्ट्रिक वायरिंग, सब फाइनली रेडी। उस रात हम फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। टीवी चल रहा होता है सामने। न्यूज सडनली फ्लैश होती है, सिटी में मैसिव मल्टी कार एक्सीडेंट। स्क्रीन पे केओस, लोग चिल्ला रहे हैं, हर तरफ खून। सीन बिल्कुल हॉरिफाइंग था। माँ स्क्रीन देख के धीरे से बोलती हैं, कितना बुरा एक्सीडेंट है। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है, वो साय करती हैं, पर मेरी नजर कुछ और देख लेती है। बैकग्राउंड में एक चीज जो किसी और ने नोटिस नहीं की। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ और अंदर ही अंदर बोलता हूँ, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये ज़ॉम्बी था। पैनिक मेरे दिल को जोर से पकड़ने लगती है। मैं तुरंत जो कर रहा था सब छोड़ देता हूँ। मैं हर एक सिक्योरिटी डिफेंस को दोबारा चेक करता हूँ जो हमने इंस्टॉल की थी। पापा मेरे चेहरे पे टेंशन देख लेते हैं और मेरे पास आते हैं। वो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारी सिचुएशन ऑलरेडी दूसरे लोगों से बेटर है। वो कहते हैं, जो भी हो, हमारी फैमिली इस डिजास्टर से बच जाएगी। लूना न्यू ईयर पास आ रहा था और गाँव में फिर से लाइफ आ रही थी। शहर से लोग वापस आ रहे थे और मैं भीड़ का यूज कवर के लिए करता हूँ। जब सब लोग सेलिब्रेशन के लिए शॉपिंग कर रहे थे, मैं और ज्यादा सप्लाईज जमा करने में लगा था। जब मैंने फायर क्रैकर्स और फायरवर्क्स के स्टॉल्स देखे, मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आता है। मैं पूरे स्टॉल का सामान खरीद लेता हूँ और सब सेलर में लॉक कर देता हूँ। दुनिया खत्म होने वाली हो तो कम से ज्यादा होना बेटर है। न्यू ईयर्स ईव पे सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल लग रहा था। मैं और मेरी फैमिली अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिनर करते हैं। न्यू ईयर के दूसरे दिन तक न्यूज रिपोर्ट सीरियस होने लगती हैं। चीजें बिगड़ रही थी, पर हम ही एक फैमिली थे जो रिलेटिव से मिलने नहीं गए। तीसरे दिन शाम की न्यूज सब कुछ चेंज कर देती है। सुबह की रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है कि लोगों पर सड़क के बीच में ब्रूटल अटैक्स हो रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स चला रहे होते हैं। वो पागल हो चुके लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जो सीधा लोगों पर झपट रहे थे। वो क्रीचर्स बिल्कुल स्टोरीज के मॉन्स्टर्स जैसे लग रहे थे। फिर कार एक्सीडेंट्स की फुटेज आती है। हरा सा पेला चेहरा, बाहर निकली हुई आंखें और खुला हुआ मुंह। वो लोगों पर टूट पड़ रहे थे। पापा का चेहरा सब कुछ बता देता है। वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। वो टीवी बंद कर देते हैं और सोने चले जाते हैं। मैं बाहर जाता हूँ एनिमल ट्रैप सेट करने। इलेक्ट्रिक फेंस का स्विच ऑन करने का टाइम आ चुका था। ज़ॉम्बी आउटब्रेक सच था। पहले एक
शहर में हुआ। न्यूज में आता है कि जितने भी पेशेंट्स बाइट वुंड्स के साथ एडमिट हुए सब एबनॉर्मल वायलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं। फिर मेडिकल स्टाफ भी इन्फेक्टेड हो जाता है। पूरा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। वीबो पर फीड्स भर जाती हैं। इंटरनेट पर हर जगह पैनिक डिस्कशंस हो रहे होते हैं। लोगों का मूड कंसर्न से सीधा डिस्पेयर में चेंज हो जाता है। एंड ऑफ द वर्ल्ड की थियरी स्प्रेड होने लगती हैं। एक्सपर्ट्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और लोगों से पैनिक ना करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो वार्न करते हैं कि राइट्स ना करें जब तक रिसर्च टीम्स वायरस को स्टडी कर रही हैं। सबको घर के अंदर रहने और प्रोविंसेस के बीच ट्रैवल अवॉइड करने को बोला जाता है। पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा था। ये पूरे देश का सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है। करोड़ लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ चुके थे। वायरस चुपके से बहुत तेजी से फैल चुका था। अब बस एक्सप्लोजन का टाइम था। मैं चेक करता हूँ कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी है या नहीं। मैं अपनी सारी पोर्टेबल बैटरीज चार्ज पे लगा देता हूँ और डाउनलोडिंग शुरू करता हूँ। मैं ई बुक्स का बड़ा कलेक्शन जमा करता हूँ। मूवीज, टीवी शोज और ऑफलाइन गेम्स भी डाउनलोड करता हूँ। आने वाले दिन लंबे होने वाले थे। मुझे टाइम पास के लिए कुछ चाहिए था। तभी अचानक फ्रंट डोर के बाहर से आवाज आती है, अंकल अंकल घर पे हो? हम कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आए हैं। मैं सेकंड फ्लोर की विंडो से बाहर देखता हूँ और एक दूर का रिश्तेदार दिखता है। पापा भी देखते हैं और डोर खोलने के लिए बढ़ते हैं। मैं तुरंत नीचे भागता हूँ और पापा का हाथ पकड़ के रोक देता हूँ। मैं उसे अंकल बुलाता हूँ पर वो सिर्फ एक बेशरम निकम्मा आदमी है। बचपन से ही वो हमारे घर आके चीजें चुराता था। कभी पानी और सब्जी, कभी क्योर्ड मीट का टुकड़ा। मैं उससे नफरत करता था, इसलिए मैं उसे गोबर लगे मॉप से भगा देता था। वो मुझे गाली देता था पर धीरे धीरे उसका आना बंद हो गया। ये तब बदला जब मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया। एक बार मैं जल्दी घर आया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा मैंने उसे अंदर बैठे देखा। वो आराम से मेरे घर में बैठा था अपने ब्लॉन्ड बालों वाले बेटे के साथ। वो मुझे देख के पहले शॉक हो जाता है, फिर तुरंत एक सार्कास्टिक सी स्माइल दे देता है। इतनी जल्दी वापस? कॉलेज से निकाल दिया या खुद भागा है? मैं अपना सूटकेस नीचे रख देता हूँ और उसके हाथ में जो मोटा कैश का बंडल है उस तरफ इशारा करता हूँ। रबर बैंड से बंधा हुआ था। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, ये मेरे घर का पैसा है ना? वो थोड़ा घबराता है और हाथ पीछे खींचता है, फिर गर्दन उठा के बोलता है, तेरा बाप अभी जिंदा है और वो जेनरस आदमी है। ब्लॉन्ड लड़का हंसने लगता है पर मैं उसे ऐसी नजर देता हूँ कि वो तुरंत चुप हो जाता है। मैं पूछता हूँ, प्रॉमिसरी नोट कहाँ है? इंटरेस्ट रेट क्या है? वो चिपकने वाला आदमी चिल्लाता है, वाह, कॉलेज जाके अपने की लोगों को पहचानना भूल गया, नालायक, अपनों से मुंह मोड़ रहा है। उसकी चिल्लाहट सुन के आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। मेरा बाप एक सीधा साधा किसान है जो मुश्किल से घर चलाता है। जब से मैं यूनिवर्सिटी गया खर्चे और बढ़ गए। एक पड़ोसी बोलता है कि इसने ये पैसा सिर्फ अपने बेटे के कपड़े खरीदने के लिए लिया है। मैं सोचता हूँ, इतना पैसा सिर्फ कपड़ों के लिए? 3000 युआन। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। बिना कुछ बोले मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके हाथ से पैसा झट से खींच लेता हूँ और उसे घुमा के जोर से लात मारता हूँ। सीधा बाहर निकाल देता हूँ। कचरा चाहे पीले कपड़े पहन ले, कचरा ही रहता है। वो गेट के बाहर खड़ा गाली देता रहता है पर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन के बाद वो कभी हमारे घर नहीं आया। अपोकलिप्स खुद इतना डरावना नहीं होता। असली खतरा ऐसे लोग होते हैं जो मौका देख के हमला करते हैं। मैं पापा को समझाने वाला था कि उनकी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है पर वो सिर्फ मेरा हाथ थपथपाते हैं और बोलते हैं, मुझे सब समझ आता है। फिर वो चूल्हा जलाते हुए बोलते हैं, चलो देखते हैं तुम्हारी माँ ने क्या बनाया है। वो अपनी आंखों को स्लीव से साफ करते हैं और मेरे कंधे पे हाथ रख के अंदर ले जाते हैं। मैं मजाक में बोलता हूँ कि अगर वो 4 दिन पुराना खाना खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। उस रात मुझे नींद नहीं आती। मैं फ्रिज से कोक निकालता हूँ और टेबल के पास बैठ जाता हूँ। फिर सेकंड फ्लोर के एक छोटे से कोने में जाता हूँ जहाँ ट्रायंगुलर विंडो है। मैं ब्लैकआउट कर्टन को हल्का सा खोलता हूँ। डिफेंस सब रेडी था पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं सोच रहा था शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ पर सच में शिकार जाल में आ चुका था। चांदनी में एक शैडो जैसा आदमी सामने आता है। वो सीधा हमारे आयरन गेट के पास रुकता है। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। उसके हाथ में एक छोटी सी लैडर होती है। वो प्रैक्टिस के साथ उसे खोलता है और दीवार के साथ लगा देता है। मैं कोक हाथ में पकड़े चुपचाप देखता रहता हूँ। ये एक सुसाइड मिशन जैसा लग रहा था। मैं कर्टन बंद कर देता हूँ और देखने की जरूरत नहीं समझता। 1 मिनट बाद रात में एक जोर की चीख गूंजती है। उसके तुरंत बाद इलेक्ट्रिक फेंस की आवाज आती है, इतनी तेज कि मेरे पेरेंट्स तुरंत जग जाते हैं। पापा बाहर आके पूछते हैं, ये आवाज क्या थी? मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं, बस किसी का दोबारा जन्म हुआ है। अगली सुबह अंधेरा ही था जब माँ उठ जाती है, कंबल में लिपटी हुई। वो मेरे पास आके मेरे शोल्डर्स दबाती है और बोलती है कि मैं जाके सो जाऊं। वो कहती है कि वो गार्ड करेगी और पूछती है क्या मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। जब मैं ट्रक चलाता था रात भर जागना नॉर्मल था पर अब दुनिया इतनी अनस्टेबल थी कि मैं आंख बंद नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं सीधा किचन की तरफ चला जाता हूँ। मैं कल रात के डिनर से बचे हुए श्रिम्प चेक करता हूँ। टैंक में अभी कुछ बचे थे स्नैक के लिए। वो हल्की सी मूवमेंट कर रहे थे, अपने लास्ट मोमेंट्स में थे। मैं उन्हें निकाल के सीधा उबलते पानी में डाल देता हूँ ताकि उन्हें जल्दी से खत्म कर दूं। फिर मैं कुछ सब्जी और ड्राइड नूडल्स पॉट में डालता हूँ ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही मैं गरम नूडल्स सर्व करने वाला होता हूँ एक आवाज गूंजती है। ये आवाज सीधा डोर के बाहर से आती है। मैं तुरंत चॉपस्टिक्स छोड़ देता हूँ और भागता हूँ। मैं सीधा घर के अंदर से निकल के चेक करने जाता हूँ। मैं सेकंड फ्लोर की तरफ भागता हूँ, नूडल्स का बोल वहां छोड़ देता हूँ। पापा गेट के बाहर का सीन ध्यान से देख रहे होते हैं। वो बाहर खड़े ब्लॉन्ड लड़के की तरफ इशारा करके पूछते हैं, इसे पहचानता है? वो पा था, मेरे अंकल का बेटा। मैं हाँ में
में सिर हिलाता हूँ। याद आता है कैसे मैंने उसे पहले भगा दिया था। मुझे बस ये एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना चिपकू निकलेगा, और इतने सालों बाद भी उसके बाल का कलर वही बकवास क्यों है। पा के पीछे कुछ लंबे तगड़े गुंडे खड़े थे, बिल्कुल ठंडे चेहरे वाले। वो उनके सामने झुक झुक के बात कर रहा था और हमारे घर की तरफ इशारा कर रहा था। मैं उसकी बात नहीं सुन पा रहा था, पर मुझे पता था वो कुछ अच्छा नहीं बोल रहा। एक गुंडा आगे बढ़ता है फुल एटीट्यूड के साथ। वो गेट तोड़ने के लिए किक मारने जाता है, पर जैसे ही एक्सपेक्टेड था उसका पैर फंस जाता है। वो सीधा हैवी ड्यूटी एनिमल ट्रैप में फंस जाता है जो हमने लगाया था। मैं नाराज होकर बोलता हूँ, क्या वेस्ट हो गया। ये ट्रैप ज़ॉम्बीज के लिए था और वो बहुत टफ होते हैं। इस जैसे आदमी पे यूज करना बेकार था। बाकी गुंडे पा पे टूट पड़ते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वो चिल्लाता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने झूठ नहीं बोला, उनका बेटा वापस आ गया है, उनके पास जरूर सप्लाईज है। फिर वो बोलता है, डील हुई थी कि मैं उनका सामान यूज करके अपना कर्ज चुकाऊंगा। मैं सोचता हूँ, तो ये हमारा खाना यूज करके अपना गैम्बलिंग डेट चुकाना चाहता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई। पा पिटाई से बच के रेंगते हुए साइड में जाता है और फिर हमारी वॉल की तरफ इशारा करता है। ये दीवार आसान है चढ़ने के लिए, अंदर जाके सब ले लेना। गुंडे दीवार को देखते हैं, डाउटफुल लगते हैं कि कैसे चढ़ पाएंगे। डेस्परेट होके पा अपने माँ बाप के पास दौड़ता है जो दीवार के पास पड़े होते हैं। मैं ध्यान से देखता हूँ, सीन बिल्कुल क्लियर था। उसका बाप अभी मरा नहीं था। उसका हाथ हल्की सी ताकत से पा के कपड़े पकड़े हुआ था। मैं तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। फिर मैं माँ के पास बैठ जाता हूँ और हम खाना खाते हुए बाहर का तमाशा देखते हैं। गुंडे बेवकूफ नहीं थे, उन्हें तुरंत समझ आ गया कि फेंस में करंट है, तो वो पीछे हट जाते हैं। गुस्से में वो अपनी लैडर दीवार पे पटक देते हैं जोर की आवाज के साथ। एक गुंडा पा को घूरते हुए बोलता है, दोबारा हमें बेवकूफ बनाया तो जान से मार देंगे। फिर वो धमकी देता है, या तो तू अंदर जाके सामान ला या फिर हम तुझे ही खा लेंगे। पा दीवार पकड़ के चीखता है, तुम लोग इंसान नहीं हो, हम मर रहे हैं और तुम मदद नहीं कर रहे। गुंडे उसकी बात इग्नोर कर देते हैं और अपने बॉस के साथ चले जाते हैं। आखिरी बार घूर के दोपहर को माँ रोस्टेड मीट बनाती है, पर मुझे उसका टेस्ट भी महसूस नहीं होता। पा अब थ्रेट नहीं था, पर वो डेट कलेक्टर्स आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। और अभी तक आउटब्रेक हमारे टाउन में पूरा नहीं फैला था, पर सिस्टम टूटना शुरू हो चुका था। डिनर के टाइम हम फैमिली मिलकर नेक्स्ट प्लान डिस्कस करते हैं। अब ये प्रिटेंड करना पॉसिबल नहीं था कि घर खाली है। हमें दूसरे लोगों जैसा बिहेव करना पड़ेगा, डेस्परेट और स्ट्रगल करते हुए। हमारे पास जितना स्टॉक है और जो सब्जी हम उगा सकते हैं, उससे हम बिना बाहर निकले 1 साल से ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। अगर 1 साल के बाद भी हम सर्वाइव नहीं कर पाए तो इसका मतलब होगा कि दुनिया में कोई नॉर्मल इंसान बचा ही नहीं। पर बाकी दुनिया को अभी ये पता नहीं था। ये सब इल्यूजन 7वें दिन की सुबह टूट गए। मैं विंडो के पास ही हल्का सा सो रहा था जब धूप आंखों में चुभने लगी। मैं नींद में ही आंखें खोलता हूँ और रिफ्लेक्स में बाहर देख लेता हूँ। वहां एक ज़ॉम्बी था, हल्का हरा सा चेहरा, टेढ़ी मेढ़ी बॉडी के साथ हमारी वॉल के पास रेंग रहा था। वो पा के छोड़े हुए मीट को चबा रहा था जो इलेक्ट्रिक फेंस से जल गया था। मैं मेंटली रेडी था, पर ये देख के भी शौक लगता है। मैं बाथरूम तक लड़खड़ाते हुए जाता हूँ और जोर से उल्टी करने लगता हूँ। एक ठंडी सी डरावनी फीलिंग पूरे बॉडी में फैल जाती है। मेरे पेरेंट्स का हाल भी कुछ अलग नहीं था, किसी का भी खाने का मन नहीं था, फिर भी हम कैंड फूड खोल के जबरदस्ती खा लेते हैं। पापा अपनी सिगरेट्स को बहुत वैल्यू देते थे और इस सब के बाद पहली बार वो एक सिगरेट फैलाते हैं सीरियस चेहरे के साथ। वो बोलते हैं, अब रात का गार्ड अकेला मत करना, तेरा बॉडी हैंडल नहीं करेगा, मैं और तेरी माँ टर्न लेके तेरे साथ करेंगे। मैं बिना आर्ग्यू किए सर हिला देता हूँ। उस रात हम क्विल्स उठा के लुकआउट पे ले जाते हैं। मैं 2nd फ्लोर की विंडो पे मोटे ब्लैंकेट्स लगा देता हूँ ताकि ठंड न लगे। मैं पापा के लिए हॉट वाटर बैग्स रेडी करता हूँ और उन्हें 2 चॉकलेट बार्स देता हूँ। वो गहरी सोच में डूबे हुए लगते हैं। मैं जाने लगता हूँ तो वो मुझे बुलाते हैं, बेटा मैं बेकार हूँ। मैं मुड़ के उन्हें देखता हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो विंडो के पास कंबल में बैठे होते हैं, उनके सफेद बाल क्लियरली दिख रहे होते हैं। वो बोलते हैं, वो एनर्जी बेस जिसका तू जिक्र कर रहा था। मैं हैरान होता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार उसका नाम लिया था। मैं पूछता हूँ, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। वो अपना चेहरा हाथ से रब करते हैं और बोलते हैं, वहां सेफ होगा ना खाना उगाना पड़े ना सप्लाईज की टेंशन। मैं चुप खड़ा रह जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या बोलूं। वो गहरी सांस लेके बोलते हैं, मैं फेल हो गया, मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया कि तुझे वहां भेज सकूं। पापा ने कभी मेरे सामने रो नहीं दिया था, पर उनकी आवाज टूट रही थी। सब मेरी गलती है। मेरे आंखों में जलन होने लगती है। मैं अपने हाथ टाइट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ, डैड इसकी टेंशन मत लो, हम यहीं सर्वाइव कर लेंगे। उस औरत की डेथ के बाद के पहले कुछ दिन बहुत अजीब थे। ज़ॉम्बीज फाइनली हमारे टाउन में आ चुके थे। पूरा एरिया चुप हो गया। हर घर ने अपने डोर्स बंद कर लिए, सब एंट्रेंसेस सील कर दिए गए, कोई आवाज तक नहीं करता। ज़ॉम्बीज दूर से ही जिंदा लोगों की स्मेल पकड़ लेते थे। वो बिना रुके डोर्स पर टक्कर मारते रहते थे। हमारा घर भी सेफ नहीं था। रोज ज़ॉम्बीज के ग्रुप्स हमारी वॉल पे लगातार टक्कर मारते थे। धीरे धीरे हम इस आवाज की आदत हो गए और फिर हम नॉर्मल खाना खा पाने लगे। मैं एक बड़ा बोल ब्रेस्ड पोक और पिकल्ड वेजिटेबल्स सर्व करता हूँ। हम बाहर के शोर के बीच बिना रिएक्ट किए खाना खाते हैं। इस पॉइंट पे मुझे डाउट होता है, कितने लोग बचे होंगे अभी जिंदा। पूरा टाउन एक ग्रेवयार्ड जैसा लग रहा था। कोई पहला स्टेप लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए प्रॉब्लम बन चुकी थी। पावर ग्रिड काफी पहले फेल हो चुका था। रात होते ही पूरा टाउन अंधेरे में डूब जाता था। हम बिल्कुल डार्कनेस में गार्ड करते थे, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पे डिपेंड करते थे। जब मैं नींद में झुक रहा था तब कुछ पुराने लोग वॉल के पास दिखे। वो ब्लॉन्ड लड़का और उसके गुंडे थे। कैसे भी करके वो अब तक जिंदा थे। रात इतनी शांत थी कि ज़ॉम्बीज कम एक्टिव थे, इसलिए मैं उनकी बातें क्लियरली सुन पा रहा था। एक बोलता है,
बॉस बो, देखा मैंने सही बोला था, इस ब्रैड का घर स्ट्रांग है, नहीं होता तो वॉल्स और गेट अब तक टूट चुके होते। उनका लीडर बॉस बो था, वो अभी भी लंगड़ा रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। वो हर कोने को चेक करता है, कंफर्म करता है कि आसपास ज़ॉम्बी नहीं है, तब जाके बोलता है ठीक है, क्रेडिट तेरा। फिर बोलता है पर अंदर जाएंगे कैसे, गेट तोड़ना मुश्किल है बिना शोर के। फा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसे लग रहा था कि जब पूरा टाउन अंधेरे में है तो हमारे पास पावर हो ही नहीं सकती। क्या उसे लगा हम सिर्फ उन्हें डराने के लिए डेड फेंस लगा के बैठे हैं? हम अब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करते थे। दिन भर जो सोलर एनर्जी मिलती थी उसका हर ड्रॉप हम इलेक्ट्रिक फेंस के लिए सेव करते थे। फा लगातार बॉस बाओ को भड़का रहा था, बोल रहा था घर कितना स्ट्रांग है, अगर ये जगह मिल गई तो फिर किस बात का डर। पर बाओ बस हंसी उड़ा देता है। वो फा की बात इग्नोर करता है और मेन एंट्रेंस के पास लगे ट्रैप्स की तरफ इशारा करके बोलता है जाके ट्रैप्स क्लियर करो, मैं फ्रंट डोर से अंदर जाऊंगा। मैं अंधेरे में चुपके सब देख रहा था जब बॉस बाओ के आदमी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फा को जोर से पकड़ लिया। वो उसे सीधा ट्रैप्स में फेंकने वाले थे ताकि रास्ता क्लियर हो जाए। अपनी मौत को सामने देख के फा जोर जोर से झपटने लगता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है। वो ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करना चाहता था। वो चाहता था बाओ और उसकी पूरी टीम उसके साथ मर जाए। मैं धीरे से बोलता हूँ साला, और तुरंत वहां से भाग पड़ता हूँ। मैं वेयर हाउस में जाता हूँ जहां हमने पुराने फायरवर्क्स रखे थे। मैं एक बड़ा सा ढेर फायर क्रैकर्स और रॉकेट्स का बाहर निकालता हूँ। जब तक मैं लास्ट बॉक्स खींच के लाता हूँ फा बिल्कुल चुप हो चुका होता है। लग रहा था उसके मुंह में कुछ ठूस दिया गया है। बाओ के आदमी उसे उठाते हैं और सीधा बेयर ट्रैप्स के बीच फेंक देते हैं। मुंह बंद होने के बाद भी उसकी दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थी। हवा में खून की स्मेल आ रही थी। मैं तुरंत रूफ पे चढ़ जाता हूँ ताकि क्लियर व्यू मिले। पास के ज़ॉम्बीज डायरेक्शन चेंज कर चुके थे, सीधा सेंटर की तरफ आ रहे थे। वो मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे, पर मैं खुद को शांत रखता हूँ। मैं नीचे भागता हूँ, पेरेंट्स को जगाता हूँ और बोलता हूँ परफ्यूम, अल्कोहल और जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें हैं सब ले आए। मैं बोलता हूँ सिग्नल पे उन्हें गेट के ट्रैप्स पे डालना है जो मेरे घर से एक स्ट्रीट दूर है। सामने एक पुराना घर था, काफी टाइम से खाली। वहां एक बुद्धि रहती थी जिसे उसके रिश्तेदार शहर ले गए थे। घर खाली और सेफ था। मैं प्लान करता हूँ कि मैं वहां जाके सही मौके का वेट करूंगा। ज़ॉम्बीज अब धीरे नहीं चल रहे थे, वो बहुत तेज स्पीड से टाउन में घुस रहे थे। बाओ के आदमी भी उतनी ही जल्दी मूव कर रहे थे। वो मेरा घर अपना फोर्ट्रेस बनाना चाहते थे। उन्हें सर्वाइव करना था, इसीलिए वो जानबूझ के आयरन गेट या डोर्स को तोड़ना नहीं चाहते थे। आयरन गेट बहुत स्ट्रांग था, काफी ऊंचा था और आसपास कोई लैडर भी नहीं थी। जब उन्होंने ज़ॉम्बी होड़ को पास आते देखा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा कौन बॉस है और कौन आदमी। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए गेट पे चढ़ने लगे। हर तरफ चीख और डर की आवाजें गूंजने लगी। बॉस बाओ अपने ही आदमियों पर चढ़ के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक हरा सा हाथ उसे पकड़ लेता है। वो फा था। वो पहला नहीं था जो बाइट होके ज़ॉम्बी बना और लास्ट भी नहीं होगा। अब मुझे क्लियर दिख रहा था सर्वाइवल का रास्ता। बाओ की चीख रात में गूंज उठती है जब उसे नीचे खींच लिया जाता है। वो ज़ॉम्बी होड़ में गिर जाता है। उसका इंसान रहने का चांस खत्म हो जाता है। मेरा मोमेंट आ चुका था। मैं एक पूरा बॉक्स फायर क्रैकर्स का जलाता हूं और सामने वाले पुराने घर की तरफ फेंक देता हूं। क्रैकलिंग आवाज तेज होती जाती है। ज़ॉम्बीज का ध्यान उधर चला जाता है और वो अपने जिस्म घुमा के उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्लान काम कर रहा था। मेरे दिल में ठंडी सी खुशी दौड़ जाती है। मैं एक लंबी लड़ी फायर क्रैकर्स की जलाता हूं। फ्यूज तेज जल रहा था। मैं पूरी ताकत से उसे दूर फेंकता हूं। जमीन पे गिरते ही जोरदार आवाज फट पड़ती है। पूरे टाउन में धमाके गूंज उठते हैं। इन फायर क्रैकर्स की वजह से मैंने ज्यादातर ज़ॉम्बीज को अपने घर से दूर खींच लिया। मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात परफेक्टली फॉलो की। उन्होंने बिल्कुल वही किया जो मैंने बोला था। सारे लिक्विड सही जगह पर डाले। उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें गेट के पास पड़े हुए मांस के टुकड़ों पर डाल दी। ज़ॉम्बीज अब मीट की स्मेल पकड़ नहीं पा रहे थे और सबका ध्यान उस घर की तरफ मुड़ गया जो सब उस खाली घर की तरफ भागने लगे जहां फायर क्रैकर्स लगातार फट रहे थे। आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। अगर कोई अब जग जाता तो शायद सोचता ये सब एक बुरा सपना है। शायद वो सोचता ये बस न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। ब्लैकआउट के 30वें दिन अचानक बर्फ गिरने लगी। मैं अपने ब्रॉथ और सप्लाईज चेक करता हूँ। मैं रिमेनिंग स्टॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सब कुछ प्रॉपर्ली अरेंज करता हूँ। इतना था कि हम आधा महीना और निकाल सकते थे और स्टोरेज भी स्ट्रांग लग रहा था। मेरे सीने में एक अजीब सी फीलिंग उठती है। समझ नहीं आती क्या है। जब से हमने उन लोगों का सामना किया था तब से ये फीलिंग रह रही थी। बाओ के ग्रुप के बाद कोई भी इंसान हमें डिस्टर्ब करने नहीं आया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी फैमिली के अलावा मैंने किसी और जिंदा इंसान को नहीं देखा। मूवीज में जैसे कांस्टेंट डेंजर और ड्रामा होता है वैसा कुछ नहीं था। यहाँ डर किसी और चीज से आ रहा था, खामोशी से। एक ऐसी खामोशी जो मौत को जन्म देती है। पूरा टाउन एक कब्रिस्तान जैसा हो गया था। सबसे पहले माँ ने ये चेंज नोटिस किया। घर का माहौल हल्का करने के लिए वो दोपहर में कुछ सामान निकालती हैं। वो थोड़ा हॉट पॉट बेस लेती हैं, बस एक मील के लिए काफी। उसमें मीट बॉल्स, फ्रोजन फूड और सूखी सब्जी डाल देती हैं। वेंडर ने सेसमी ऑयल और पेस्ट भी दिया था जब मैंने ब्रॉथ खरीदा था। काफी टाइम बाद इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट मिल रहा था। उसकी खुशबू से मेरा मूड थोड़ा बेटर हो जाता है। खाते वक्त मैं देखता हूँ पापा एक हाथ से मीट बॉल खा रहे हैं और दूसरे हाथ में एक
पुराना रेडियो पकड़े हुए हैं। मैं बोलता हूँ, डैड ये इतना पुराना रेडियो क्यों पकड़े हो? वो डरते थे कि कहीं कोई गुड न्यूज या रेस्क्यू मैसेज आए और हम मिस कर दे। वो नहीं चाहते थे कि हम इस सर्दियों में पीछे रह जाए। ठंड का सीजन उतना लंबा नहीं चला जितना मैंने सोचा था। मई के शुरू में ही खत्म हो गया। वेदर धीरे धीरे गर्म होने लगा, पर असली शौक ये था कि कितनी ज्यादा गर्मी हो गई। पापा ने बैकयार्ड में जो सब्जी लगाई थी वो अच्छी तरह ग्रो कर रही थी। उनका पहला हार्वेस्ट आ चुका था और इतने महीनों के बाद हम फ्रेश सब्जी खा पा रहे थे। मैं अपना बोल पकड़ के लास्ट ड्रॉप तक वेजिटेबल सूप पी जाता हूँ। विटामिन टैबलेट्स, एफोवेसेंट पिल्स और ड्राई फूड इसके सामने कुछ नहीं थे। थोड़ा सा फ्रेश बॉक चॉय, थोड़ा नमक और ऑलिव ऑयल, बस वही स्वर्ग जैसा लग रहा था। चिकन कूप में मुर्गियां भी लगातार अंडे देने लगी थी। काफी टाइम बाद मुझे लगा कि शायद फ्यूचर नाम की चीज अब भी एग्जिस्ट करती है। माँ धीरे से सब्जियों को हाथ लगाती हैं और शांति से बोलती हैं, अब सब ठीक हो जाएगा ना। मैं भी ये बिलीव करना चाहता था। गाँव में फार्म हाउस में रहने का एक फायदा था। अपने हाथों से बनाया घर एक एडवांटेज देता है। सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा रहता है। जब समर आया, सोलर एनर्जी काफी मिलने लगी। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बचाने की टेंशन नहीं थी। कभी कभी फैन चला लेना काफी होता था, पर बाहर की स्मेल अलग ही प्रॉब्लम थी। सड़े हुए मांस और ज़ॉम्बीज की बदबू हर जगह थी। गर्मी में हवा और भी ज्यादा गंदी हो गई थी। आंखों में जलन होने लगती थी। इसीलिए हम ऑलमोस्ट कभी विंडोज नहीं खोलते थे। मच्छर इतने ज्यादा हो गए थे कि सिर्फ सुबह जल्दी वेंटिलेशन करते थे। मैं बाहर कम ही जाता था और धीरे धीरे पापा का वेजिटेबल गार्डन खराब होने लगा। पौधे सूखने लगे और उन्हें देख के पापा का दिल टूट गया। पापा सूखते हुए पौधों को घूरते रहते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वो पहले से ही चिड़चिड़े हो गए थे और उनका गुस्सा और बढ़ गया जब उन्होंने ये हाल देखा। बाहर ज़ॉम्बीज अभी भी दीवार पे खरोच रहे थे और आखिर वो फट पड़ते हैं। वो मेरा चेन सॉ उठाते हैं और सीधा डोर की तरफ बढ़ते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज के साथ मरने को तैयार थे। मैं तुरंत उनके पास दौड़ता हूँ और उन्हें पकड़ लेता हूँ। हैंडल तक पहुँचने से पहले मैं बोलता हूँ, गुस्सा मत करो डैड, प्लीज गुस्सा मत करो। मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलता हूँ कि मैं उन्हें गेम्स खेलने दूंगा, कुछ भी, बस उन्हें बाहर जाने से रोकना था। फिर दोबारा सर्दी आ जाती है। हमारे घर का खाना धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पापा अभी भी वही पुराना रेडियो पकड़े रहते हैं, पर उसमें कभी कोई अच्छी न्यूज नहीं आती। काफी टाइम हो गया था फ्रेश खाना खाए हुए। हम सिर्फ कैंड और ड्राई फ्रूट पे जी रहे थे। विटामिन टैबलेट्स ही हमें बीमार होने से बचा रही थी, पर स्ट्रेस अपना असर दिखाने लगा था। माँ के चेहरे की लकीरें रोज और गहरी हो रही थी। वो रोज ज़ॉम्बीज को देखते रहती थी जो दरवाजे पे लगातार टक्कर मार रहे थे। एक दिन वो धीरे से बोलती हैं, क्या मैं भी उनके साथ चली जाऊं? मेरा दिल रुक जाता है। मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि न्यू ईयर बस कुछ दिन दूर है। वो जैसे होश में आती हैं और रियलाइज करती हैं कि एक पूरा साल बीत चुका है। वो बोलती हैं, 1 साल हो गया और हमें पता भी नहीं है कब खत्म होगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, पर मैं जानता था अगर आखिरी दिन आया तो मैं क्या करूंगा। मैं बोलता हूँ, ये घर अब मेंटल वार्ड जैसा हो गया है और आज आपकी गार्ड ड्यूटी है। माँ कैलेंडर की तरफ देखती हैं, सिर हिलाती हैं और चुपचाप अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। हीट पैचेस खत्म हो चुके थे तो मैं पानी गर्म करता हूँ। मैं उसे एक पेपर बैग में डाल के उन्हें देता हूँ ताकि वो उसे हीट के लिए यूज करें। वो धीरे से बोलती है, सब ठीक हो जाएगा ना। न्यू ईयर अब सेलिब्रेशन नहीं रहा था, बस सर्वाइवल का एक और दिन बन गया। अगर कैलेंडर पे वो रेड मार्क ना होता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि आज न्यू ईयर है। मैं ठंड में अपने हाथ रगड़ता हूँ जो लाल हो रहे थे। एक ज़ॉम्बी जो पूरे साल से बाहर खड़ा था अभी भी वहीं था। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं सोचता हूँ क्या कभी इसका इलाज मिलेगा। मैं हाथ हिला के उस ज़ॉम्बी को वेव करता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, पर ऑब्वियसली कोई रिएक्शन नहीं आता। सुबह होने पर वो धीरे धीरे वहां से हटने लगता है। मैं अपने थके हुए बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ और फाइनली सोने जाने वाला होता हूँ। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कार इंजन की आवाज। मैं तुरंत रुक जाता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। इतने टाइम बाद ये आवाज सुनना भी डरावना लग रहा था। मैं तुरंत मुड़ के सोर्स ढूंढता हूँ। विंडो से देखता हूँ तो दूर एक कैमोफ्लाज व्हीकल दिखाई देता है। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था, लगभग 1 किलोमीटर दूर। वो लोग आ चुके थे। व्हीकल के ऊपर लाउड स्पीकर भी लगा था। मेरे दिल में अजीब सा डर भर जाता है। मैं तुरंत नीचे भागता हूँ और पेरेंट्स को जगाता हूँ। जल्दी में हम फैमिली मीटिंग करते हैं और एक ही डिसीजन लेते हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं वेयरहाउस से चुनफांग की मोटरसाइकिल निकालता हूँ। माँ किचन से एक बड़ा बुचर नाइफ उठाती है। पापा एक स्ट्रॉन्ग शवल ले लेते हैं। व्हीकल हमारे घर से थोड़ी दूर रुकता है। कुछ आदमी बाहर निकलते हैं। सब मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। उनके हाथ में अजीब डिवाइसेस थे जैसे इंडस्ट्रियल स्प्रेयर्स। वो आगे बढ़ते हुए ज़ॉम्बीज पर सीधा कुछ स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बीज पूरी ताकत से उन पर झपट रहे थे, पर सोल्जर्स बिल्कुल नहीं डरे। मैं अंधेरे में छुपकर देख रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही स्प्रे उन ज़ॉम्बीज पर पड़ा वो सीधा गिर गए, जैसे उनके बॉडी में एक भी हड्डी ना हो। मैं और मेरी फैमिली एक साथ चिपक कर ये सब देख रहे थे। ये सब हमारे सामने हो रहा था और हम बिल्कुल स्टन थे।
माँ धीरे से बोलती हैं, क्या ये सच में आर्मी है, हमें बचाने आई है? मुझे नहीं पता था, पर एक बात क्लियर थी, रिस्क नहीं लेना है। मैं सांस रोक के उनकी हर मूवमेंट देख रहा था। उनका लीडर लंबा था, सीधा खड़ा था, वो किसी फेक आदमी जैसा नहीं लग रहा था, वो असली लग रहा था। वो टीम हमारे घर के पास से निकलती है, पर फिर हमारे गेट पे रुक जाती है। लीडर एरिया चेक करता है और जोर से बोलता है, हेलो, हम बेस से आए हैं सर्वाइवर्स को ढूंढने, अगर कोई अंदर है तो प्लीज बाहर आए। मैं और मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ बोले डिसाइड करते हैं कि चुप रहना है। लीडर हल्की सी सांस लेके बोलता है, ठीक है, फिर हमें थोड़ा रूड होना पड़ेगा। जैसे मैंने सोचा था, वो लोग गेट पे चढ़ने लगते हैं। उनकी मूवमेंट्स बहुत फास्ट और ट्रेंड थी। शायद पापा ने दिन भर प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज खिला था, या बस उनके अंदर कुछ ट्रिगर हो गया था। वो हमें देखते हैं, फिर अचानक मेरे हाथ से चेनसॉ खींच लेते हैं और बोलते हैं, इन लोगों से मैं निपटूंगा। पापा जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं। लीडर तुरंत साइड में जंप करता है और उनके अटैक से बच जाता है। पर मेरी सरप्राइज की बात ये थी कि वो वापस अटैक नहीं करता, वो सिर्फ डिफेंड और डॉज करता है। वो हाथ उठा के बोलता है, सर काम डाउन। पर पापा किसी के कंट्रोल में नहीं थे। वो रुकते ही नहीं जब तक उनकी सांस फूल नहीं जाती। फिर वो रुक के बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लीडर हल्का सा हंसता है और डिस्टेंस बना के बोलता है, हम सच में आपको बचाने आए हैं। हमें लगा आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इसलिए हमें फोर्स से आना पड़ा। वो आगे बोलता है, हमें इस घर में लाइफ के साइंस मिले, इसलिए अंदर आए, पर हमारी कोई बुरी नीयत नहीं है। फिर वो अपने इक्विपमेंट की तरफ इशारा करके बोलता है, अगर हम लूटने आते तो इतना प्रोफेशनल गियर लेके क्यों आते? फिर वो सीरियस टोन में बोलता है, गवर्नमेंट अभी भी काम कर रही है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें हर घर चेक करने भेजा गया है। ये सुन के पापा धीरे धीरे चेनसॉ नीचे कर देते हैं। वो पूछते हैं, तो क्या हमें सच में बचाया जा रहा है? लीडर हल्का सा मुस्कुरा के बोलता है, हाँ, आप लोग बहुत अच्छा सरवाइव किए हो, अब बाकी हम देख लेंगे। वो फ्रेंडली एक्सप्रेशन देता है, अपनी पॉकेट से एक छोटा फायर क्रैकर निकाल के पापा को देता है और बोलता है, हैप्पी न्यू ईयर। तभी अचानक रेडियो से आवाज आती है, एरिया 2 बेस कंप्लीट हो चुका है, आप सबका नया घर में स्वागत है।